पिछली वीडियो में आपने जाना कि डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट किस हिसाब से काम करते हैं। आपने देखे जो कॉन्सेप्ट थे बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग के, बैगिंग के, बूस्टिंग के, अनसैम्पल लर्निंग के, और किस हिसाब से हमारे जो इंफॉर्मेशन गेन था, एंट्रोपी था, जीन इम्प्योरिटी था, ये सब काम करते हैं। आज हम एक लाइव कोडिंग का सेशन करने वाले हैं जहाँ पे हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम रियल लाइफ केसेस में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके पिछले बार का जो वीडियो था आपने काफ़ी पसंद किया, और मैं ये चाहूँगा कि आप, यदि आपको थोड़ी सी भी नॉलेज प्राप्त होती है मेरी किसी भी वीडियो से, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने 3 फ्रेंड्स को उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो है ये दूर दूर तक पहुँच पाए, और इससे क्या है, मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा देखिए आज का क्या सेशन है। सेशन के अंदर हमें ना एम्प्लॉय का आइट्रेशन देखना है। एम्प्लॉय का आइट्रेशन एक हमने ऐसा कोड एक बार पहले भी कर रखा है, लेकिन आज हम यूज करने वाले हैं डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट। तो हमारी, मान लीजिए कि कोई भी एक कंपनी है ना। अब कंपनी को क्या होता है कि उनको चाहिए कि यार भाई, जो हमारा एम्प्लॉय एक बार आ गया ना, वो फिर हमें कंपनी छोड़ के ना जाए। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं एट्रेशन, जो आदमी की मानसिकता हो जाती है कि यार कंपनी छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, अब कुछ कुछ रीजन होते हैं आइट्रेशन के, वो देख लेते हैं। देखिए, एम्प्लॉय को अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो बिल्कुल छोड़ सकता है, हर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी चाहता है। या वर्किंग इन्वायरमेंट काफी नेगेटिव होता है, तब भी एम्प्लॉय छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है, मैनेजर सब कुछ अच्छा होता है, मैनेजर बहुत खराब होते हैं, तो ये बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और कई बार ये होता है कि एम्प्लॉयज तबीयत खराब है यार, वो उस तरीके का काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके का कंपनी चाहती है। ठीक है, तो इस वजह से एम्प्लॉय छोड़ देता है। या फिर ओवरलोड ऑफ वर्क, या फिर एक्सेसिव वर्किंग आ, यानी कि बहुत 12-12 घंटे काम करा रहे हैं। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से पर्टिकुलरली कोई भी एम्प्लॉय अपनी जॉब को छोड़ता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमें ना ये पता करना है कि ये सारी चीजें करनी है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें जानना है कि यार ये एम्प्लॉय, पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, ये अभी कंपनी को छोड़ के जाने वाला है या छोड़ के नहीं जाने वाला है। अब हमारा जो डेटा सेट होगा उसमें क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल का एक कॉलम होगा। लास्ट इवोल्यूशन का होगा कि यार सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया कि यार कितना सेटिस्फाइड है वो जॉब में। लास्ट इवोल्यूशन का मतलब कि पिछले बार उसकी जो वर्क था उसको इवेल्युएट कब किया गया। ठीक है, क्योंकि वर्क इवोल्यूशन के बाद ही आपको इंक्रीमेंट मिलता है या प्रमोशन मिलता है। और कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहा है। फिर एक एवरेज मंथली कितने घंटे वो काम कर रहा है, और कितना समय हो गया उसको कंपनी में, टाइम स्पेंड इन कंपनी। फिर होता है वर्क एक्सीडेंट, यार कि काम करते करते समय उसे कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है। अब उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि यार इसने क्विट किया था जॉब या क्विट नहीं किया। ठीक है, और पिछले 15 साल, 5 साल में प्रमोशन उसका हुआ है या नहीं हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट का है, और क्या उसकी सैलरी है। तो ये हमारा डेटा रहेगा। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, टास्क हम ना इसको छोड़ देते हैं अभी, और एक एक करके हम ये सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। अब देखिएगा, हमें डाउनलोड करना है डेटा सेट। तो ये डेटा सेट हमारा ना ऑलरेडी एक ड्रॉप बॉक्स में पड़ रखा है। ड्रॉप बॉक्स का लिंक मैंने आपको दे रखा है। ये आपकी कोलैब की नोटबुक हमारे गिटहब पेज में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहीं से आपको डेटा सेट मिल जाएगा। तो जब आप wget कमांड चलाते हैं, उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर लिंक देते हैं, तो उसके अंदर जो भी एंटिटीज होती है वो डाउनलोड कर देता है। तो मैंने समय की बचत के लिए ये डाउनलोड कर लिया था। तो हमारा जो डेटा है वो है एम्प्लॉई डेटा डॉट CSV। तो हमने ये कर दिया है। अब देखिए, हमारा सबसे पहले काम क्या आता है। सबसे पहला काम होता है कि हमें इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरीज जो हम यूज करने वाले हैं उनको इंपोर्ट करना। तो मैं कर देता हूँ इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, numpy का यूज होता है बेसिकली एरे या एरे के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए, और ये न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल फंक्शनिंग इंप्लीमेंट करने के लिए काफी ज्यादा काम आता है। उसके अलावा मैं कर देता हूँ इंपोर्ट पेंडास एज pd। ठीक है, पेंडास हमारे डेटा फ्रेम के लिए काम आता है, कि जिसे बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है और इसमें डेटा मैनिपुलेशन वगैरह के काम आता है। इन दोनों के लिए नंपाई और पेंडास की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट में, जाके आप वहां से भी देख सकते हैं यदि आपके पास इसकी जानकारी नहीं है कि किस हिसाब से ये काम करती है। उसके बाद क्योंकि हमें ना इसमें इंटरेक्टिव बनाना है सेशन थोड़ा सा, कि हमें यार जो भी हम कर रहे होंगे हमें अपने मैनेजर को साथ शेयर करना है कि मैंने कैसा चल रहा है। तो ना उनको थोड़ा ग्राफ टाइप की चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। वो इतना ज्यादा क्या कहते हैं, टेक्निकल तो होते नहीं है, तो उनको ग्राफ के थ्रू हम इजीली समझा सकते हैं। तो इसके लिए मैं ग्राफिंग लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं कर देता हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। ठीक है, मैटप्लॉटलिब कर दिया। अब मैटप्लॉटलिब के ऊपर एक और लाइब्रेरी बेस्ड है। ठीक है, वो भी इंपोर्ट कर देता हूँ, सी बॉर्न एज SNS। ठीक है, सी बॉर्न एज SNS कर दिया। ठीक है, अब SNS को मैं अपनी डिफॉल्ट सेट कर देता हूँ। अब देखिएगा,
अब कई बार क्या होता है ना, जब हम वर्क करते होते हैं तो किसी तरीके की वार्निंग आती है। मैं नहीं चाहता यार, वार्निंग का मतलब बेसिकली यार इस पैकेज को अपग्रेड करो, या फिर ये पैकेज क्या डेप्रिशिएट हो गया है, या कुछ समय बाद हट जाएगा। तो इस तरह की वार्निंग नहीं चाहता मैं अपने अपनी कोलैब नोटबुक में। तो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ वार्निंग्स। वार्निंग्स मैंने इंपोर्ट कर दी, और उसके बाद मैं लिखूंगा वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स। ठीक है, वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग करके एक मेथड है हमारे पास, उसके अंदर मैं लिख दूंगा इग्नोर। तो मेरे पास ना वो सारी वार्निंग को मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो इग्नोर कर अभी। ठीक है, इसके बाद मैं इंपोर्ट कर देता हूँ ओएस को, और फिर मैं कर देता हूँ प्रिंट लाइब्रेरी इंपोर्टेड। ठीक है, अब ये जैसे ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो हमें एक मैसेज आएगा कि लाइब्रेरी हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। एक बार इसको रन कर देते हैं, देखो लाइब्रेरीज इंपोर्ट होगी, यानी कि ये लास्ट में प्रिंट कर दिया इसने। तो मेरी लाइब्रेरी सारी इंपोर्ट हो गई है। अब मैं उसके बाद ना अपना डेटा सेट देख लेता हूँ कि कौन कैसा डेटा सेट है। तो मैं डेटा सेट के लिए एक वेरिएबल यूज करता हूँ डीएफ, और क्योंकि मेरे पास पेंडास है तो मैं पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी, क्योंकि मेरा जो डेटा सेट है वो किस फॉर्मेट में है, CSV फॉर्मेट में है, ये है उसका नाम। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं इसको लोड कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ डीएफ डॉट हेड, यानी कि ऊपर की 5 रोज में देखता हूँ अपने डेटा में। ठीक है, तो ये है सेटिस्फेक्शन लेवल, लास्ट एवोल्यूशन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, एवरेज मंथली आवर्स, टाइम स्पेंड, वर्क एक्सीडेंट, क्विट, प्रमोशन, डिपार्टमेंट, सैलरी। ये हो गया, मैंने कि अपना डेटा एक बार देख लिया है। अब मैं ना एक एक मैं थोड़ा सा आज एक और लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको, इंपोर्ट। क्योंकि ना ये सीबॉन और मैटप्लॉटलिब ना थोड़ा सा लो एंड की लाइब्रेरी है, ये इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होती। मैं आज प्लॉटली से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एक्सप्रेस एज पी एक्स, प्लॉटली डॉट एक्स पी एक्स पी आर एक्सप्रेस एज। हाँ ठीक है, तो ये 3 लाइब्रेरीज हमारी प्लॉटिंग के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, आज मैं मेनली प्लॉटली एक्सप्रेस यूज करने वाला हूँ। अब हम देख लेते हैं अपना डेटा हमारा किस प्रकार से है। तो डेटा डॉट इन्फो यूज करेंगे, और इसमें डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस हिसाब से डेटा है। तो हमारे पास लगभग 15,000 कॉलम्स, 15,000 रोज हैं, और टोटल 10 कॉलम्स हैं। इनका जो डेटा टाइप है फ्लोट 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 इंट इंट, और लास्ट के 2 का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम यूज करते हैं डी एफ डॉट डिस्क्राइब, ताकि जो भी इसका स्टैटिकल डेटा है ना, कि मीन कितना हो गया, 25% डेटा कौन सा, काउंट क्या हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अभी हमारे इस डेटा में सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी कि हमारे ना डेटा में नल वैल्यू कोई नहीं है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, हमारे पास नल वैल्यूज होती हैं। तो हमने ये सारी चीजें देख ली, तो हमने काउंट देख लिया डेटा का, मीन कितना है, सेटिस्फेक्शन ऑन एन एवरेज 61% आदमी सेटिस्फाइड है काम करने के लिए। लास्ट एवोल्यूशन को कितना टाइम हो गया, अभी आगे चल के देखेंगे इनका प्रॉपरली मतलब क्या है। टाइम स्पेंड ऑन एन एवरेज 3.4 ईयर्स स्पेंड किया है आदमी ने। तो हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा ना इसी डेटा को एक्सप्लोर करते हैं यूजिंग ईडीए। ठीक है, तो अभी हम कर देते हैं ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, जब मैं आपको गिटहब में इसका लिंक डालूंगा उसमें प्रॉपरली सारी चीजें मेंशन करके दूंगा, ताकि आपको पढ़ते हुए सारी चीजें समझ में आए। अभी हमने थोड़ी देर पहले ना क्या प्लॉटली एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया था। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना, कि मैं एक फिगर बनाऊं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एवरेज मंथली आर है ना, मैं वो प्रिंट अपना ग्राफ में दिखाऊं, और मैं देखूं यार एवरेज कितना लोग ना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को एक हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने प्लॉटली एक्सप्रेस के अंदर मेरा हिस्टोग्राम का एक मेथड होता है। ठीक है, उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। इसमें हमें सबसे पहले अपना डेटा देना पड़ता है, जैसे डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा दे दिया मैंने। अब इसके बाद मेरे को अपना एक्स देना पड़ता है। ठीक है, एक्स मतलब कि जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, अब मैं जानना चाह रहा हूँ एवरेज मंथली आर के बारे में, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे, और उसके बाद मैं लिखूंगा फिगर डॉट शो। ठीक है, अब देखिएगा प्लॉटली एक्सप्लेन में खास बात क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप इसको डाउनलोड कर लो, जूम कर लो, पैन कर लो, बॉक्स सिलेक्ट कर लो, कि ऐसे करके कोई सिलेक्ट कर लो पर्टिकुलर पोर्शन, तो ये वहां से कर लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब अगर मैं इस ग्राफ से अगर मैं कुछ जानना चाहूँ,
तो मैं क्या जान जान सकता हूँ, देखिए मैंने इसमें ग्राफ से ये जाना कि ज्यादातर जो इम्प्लॉयज थे ना, ज्यादातर इम्प्लॉयज यहाँ से यहाँ तक काम कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ कि यहाँ ज्यादातर इम्प्लॉयज ये ड्यूरेशन से हमारे लगभग लगभग ये ड्यूरेशन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका हाल है तो 265 होगा शायद यहाँ पे, और यहाँ पे 125 या 30 होगा। ठीक है, तो इतने घंटे वो महीने में काम कर रहे हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, ये थोड़े एक्सेप्शन भी हैं कि यार इनका तो अलग ही चल रहा है कुछ खेल, ये मेरे को पता लगा। ठीक है, यानी कि कुछ ही लोग हैं जो इस रेंज में आते हैं, पर मैक्सिमम लोग इस इतने से इतने 125 से 265 घंटे काम कर रहे हैं। ये मेरे को जानकारी मिल गई पहली। अच्छा, अब अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं ये सेम, अब मैंने ये प्लॉट कर लिया था एवरेज मंथली आवर के लिए, अब मैं ऐसा ही प्लॉट करूं अपना सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए कर लेता हूँ, यार कितना आदमी सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब मैंने सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए किया, देखिए अब ये देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा ना बहुत अलग अलग तरीके का आ रहा है। ठीक है, अब ये है एम्प्लॉयज का काउंट। ठीक है, ये है एम्प्लॉयज का काउंट और यहाँ पे क्या आ रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल। तो अब देखिएगा, मैं क्या देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय जो हैं वो क्या बोलते हैं, अपनी जॉब से काफी ज्यादा खुश टाइप के, सेटिस्फाइड टाइप के हैं। देखिए ज्यादातर ना सेटिस्फाइड टाइप के मिल रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल मतलब जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। यहाँ पे जितना कम, यानी कि जिसने इनिशियली जिसने किया है, ज्वाइन किया है, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम रहता है। अ, लेकिन मोस्ट ऑफ द देम का क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा खासा है। ठीक है, ये मेरे को यहाँ से ये पता लगा। अच्छा, लेकिन इसमें ना एक एक चीज मेरी को ये दिखी कि यार, पर इनका तो चलो सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है, लेकिन अब जो ये लोग हैं ना, ये जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम है, कम यानी कि यार अगर जैसे मीन हमारा 1.6 आ रहा था, तो इन लोगों की तादाद ज्यादा दिख रही है मेरे को कि यार ये लोग ना ज्यादा चांसेस है छोड़ दें। ठीक है, ये वाले तो छोड़ने ही वाले हैं जिनका 0.1 और उससे भी कम का सेटिस्फेक्शन लेवल आ रहा है, तो ये तो छोड़ ही देंगे कंपनी को। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आइट्रेशन का परसेंटेज क्या है। ठीक है, यानी कि कितने लोग हमारे जॉब छोड़ चुके हैं, ये सारी चीजें। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ इस बार सी बॉन्ड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपना ए एक्स नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैं अपना काउंट प्लॉट करता हूँ, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ चाहिए ना, कि नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज ने छोड़ा है। ठीक है, काउंट प्लॉट। अब काउंट प्लॉट के अंदर मेरे को कोई पर्टिकुलर कॉलम देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे कॉलम का नाम है क्विट, यस और नो होता है इसका आंसर, और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। कलर मान लीजिएगा, कलर कौन सा, ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर पी इन ए एक्स डॉट पैचेस। अब ए एक्स के जितने भी पैच है ना, उसमें से मैं पी पी को निकाल रहा हूँ, और इसमें क्या होगा, इसमें मैं दो तीन चीजें सेट करने वाला हूँ, एक होता है एक्स और एक दूसरा होगा वाई। ठीक है, एक्स में मैं करता हूँ पी डॉट गेट बी बॉक्स। ठीक है, बी बॉक्स को गेट कर रहा हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट गेट अंडरस्कोर पॉइंट्स। ठीक है, मेरे को पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब मैं किसके पॉइंट्स लाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सारे रो, लेकिन कॉलम नंबर 0। वैसे तो हमारा इसमें क्या है, केवल क्विट का ही है, तो क्विट का ही पहले वाले का मान रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मैं वाई को भी देता हूँ, वाई इक्वल्स टू, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इस बार मैं इसमें देता हूँ 1,1 का। अब मैं लिखता हूँ ए एक्स, अब मैं प्लॉट का एक्चुअल में यूज कर रहा हूँ, एनोटेट कर रहा हूँ, एनोटेट। अब एनोटेट में क्या करने वाला हूँ मैं इसकी प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। तो अभी आपका क्या है, इनिशियल फेज में हो, तो आपको इतना ज़्यादा फॉर्मेटिंग का पता नहीं चलेगा क्या कर रहा हूँ मैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं इस थोड़े से पार्ट को, लेकिन जो ग्राफ बनेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनेगा। नो, ठीक है, ठीक है, डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर मैं इसको 100 से कर देता हूँ, और पावर
वाई डिवाइडेड बाय लेन ऑफ डेटा फ्रेम, लेन ऑफ डेटा फ्रेम, कॉमा एक्स डॉट मीन और कॉमा वाई कॉमा एच ए इक्वल्स टू सेंटर और वी ए को बॉटम, एच ए और वी ए होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वी ए बॉटम। यहाँ पे मैंने कोई छोड़ा तो नहीं है। एक बार मैं इसको पी एल टी डॉट शो कराता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आया। ठीक है, एक एरर आ रहा है मेरा, एनोटेट 2G डॉट। ओके, ये मैंने यहाँ बंद कर दिया था, ये यहाँ खुला है तो इसको यहाँ बंद करेंगे। नहीं ठीक है, अब ठीक है, अब रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये पॉइंट आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपको इससे क्या पता चल रहा है कि यार देखो आपके ना जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके ना छोड़ना चाह रहे हैं, तो लगभग 76% ऐसे एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ा है। ठीक है, लेकिन बाकी जो है ना, काउंट काउंट से देखा जाए तो बाकियों ने क्या है, लगभग 24% ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने हमारा ये छोड़ दिया है। अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ यार, पी एल टी डॉट फिगर साइज कर देता हूँ 12,8। ठीक है, तो क्योंकि जिन्होंने छोड़ दिया है वो लगभग 14,000 का आ रहा है, लगभग 14,000 तक लोग हमारे छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफी निराशाजनक हमारे पास एट्रिशन का डेटा आया है। अब यार मैंने ये तो देख लिया कि काफी ज्यादा लोग यहाँ पे ना छोड़ने वाले हैं। अब पर मैं अगर ये जानना चाहूँ कि यार ये छोड़ रहे हैं, वो छोड़ तो रहे हैं, लेकिन इनका डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि भैया डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन सा डिपार्टमेंट में छोड़ेंगे। तो इस बार मैं यूज करता हूँ कोई और, ये ठीक है, इस बार मैं काउंट प्लॉट यूज कर लेता, काउंट प्लॉट ही यूज करता हूँ। लेकिन मैं इस बार देता हूँ अपना डेटा हो गया, डेटा इक्वल्स टू डी एफ, पूरा का पूरा मैंने अपना डेटा फ्रेम दे दिया है इसे। और यहाँ पे मैं अब एक्स को डिफाइन करूंगा कि एक्स कौन सा है। अब एक्स में क्या चाहिए मेरे को, डिपार्टमेंट। एक्स में डिपार्टमेंट चाहिए, तो मेरा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एक्चुअली मैं इसको कॉपी पेस्ट ज़्यादातर इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि थोड़ा भी आपने मिस्टेक कर दी तो यार दिक्कत, कोड में एरर आ जाता है। ठीक है, कलर को यही रहने देते हैं और ह्यू को कर देते हैं क्विट, और ये हो गया। ठीक है, अब हमें एक्स और वाई के लेबल, जैसे पिछली बार मैंने एक्स और वाई ऐसे करके ले लिए था, अब इसमें ना ऐसे में ऐसे नसीब और में क्या होता है हमारा, अगर मेरे को लेबल देने हैं तो अब मेरे को एक्स वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ सिंपल लिखना है पी एल टी डॉट एक्स लेबल, एल ए पी एल लेबल। एक्स लेबल में मेरे को देना है डिपार्टमेंट, और पी एल टी डॉट वाई बल में दे देता हूँ मैं अपना फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा यार, इसमें पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, इसमें मैं थोड़ा कलर को एक बार ना कलर हटा देता हूँ क्योंकि ये क्या हो रहा है कि कलर थोड़ा सा वाइटिश हो जा रहा है। अगर मैं डिफॉल्ट कलर में ब्लू और ऑरेंज में आ जाता है डिफॉल्ट कलर। हाँ ठीक है, तो जीरो का मतलब क्विट, वन का मतलब कि क्विट नहीं किया। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप फ्रीक्वेंसी देखिए, सबसे ज्यादा लोग जो है सेल्स डिपार्टमेंट है ना, कि सबसे ज्यादा क्या लोग सेल्स डिपार्टमेंट का आइट्रेशन रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या टेक्निकल डिपार्टमेंट का, उसके बाद सपोर्ट डिपार्टमेंट का आ रहा है। ठीक है, और सबसे कम किसका आ रहा है, सबसे कम मैनेजमेंट का काफी ज्यादा कम आ रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट का काफी ज्यादा कम है इसमें एट्रिशन रेट।
ठीक है, तो ये 3 डिपार्टमेंट हमारे फोकस पे होने चाहिए, सेल्स, टेक्निकल और सपोर्ट। अब देखिए, अभी तक तो हम सिंगल उसका कर रहे थे कि सिंगल कॉलम के साथ कर रहे थे। लेकिन यदि मैं चाहूँ कि यार मैं बाई वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, यानी कि 2 कॉलम के साथ करूँ, तो पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल। ठीक है, तो मैं एक नया डेटा फ्रेम ही बना देता हूँ और मैं क्या लिखता हूँ, पी डी डॉट क्रॉस टैब। ठीक है, अब देखिए क्रॉस टैब क्या करता है, डी एफ डॉट सैलरी वाला जो कॉलम है हमारे पास, और एक डी एफ डॉट क्विट का कॉलम है, क्विट का कॉलम है। तो एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ क्रॉस टैब। ओके, एस ए एल ए, ठीक है, तो क्रॉस टैब ऐसे करके आपको क्रॉस दिखा देता है। ठीक है, कि इन दोनों में कंपैरिजन, एक तरफ सैलरी आ जाएगा, एक तरफ क्विट आ जाएगा, तो इस वजह से ये इस तरीके का आपको डेटा दिखा देता है। अब मैं इसी को प्लॉट करता हूँ, डी एफ डॉट डी एफ न्यू जो डेटा फ्रेम मैंने बनाया है, इसमें मैं प्लॉट कर देता हूँ, काइंड लिख लेता हूँ बार प्लॉट। ठीक है, बार प्लॉट मैं इसमें करने वाला हूँ। अब मैं इसमें एक्स लेबल कर देता हूँ, पी एल टी डॉट एक्स लेबल, और एक्स लेबल मेरा है सैलरी। और उसके बाद पी एल टी डॉट वाई लेबल, जो कि है मेरा क्विट। ठीक है, मैं इसको रन कर लेता हूँ। हाँ, एक और चीज मैं देखो, आपको ना क्या कहते हैं कि जब आप कोलैब यूज कर रहे होते हो तो आपको लास्ट में ना पीएलटी डॉट शो कराने की जरूरत नहीं है। ये जुपिटर नोटबुक और एनाकोंडा जब आप यूज करते हैं तब आपको यूज करना पड़ता है पीएलटी डॉट शो। अदरवाइज जुपिटर में ऑलरेडी शो ही हो जाता है। मतलब आपका शो का पीएलटी डॉट शो का मतलब है कि आपका ग्राफ दिख जाए। ठीक है, आप जुपिटर में अगर पीएलटी डॉट शो नहीं यूज करोगे तो वो ग्राफ नहीं दिखता है, केवल रन हो जाता है, ग्राफ नहीं दिखता। तो पीएलटी डॉट शो करके हम ग्राफ दिखाते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ से मैंने ये क्विट वाला टेबल अपना निकाला। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जो लोग हैं ना जिनकी लो सैलरी है, वो उनकी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो छोड़ दे नौकरी। ऑब्वियस सी बात है, कम सैलरी मिल रही है तो छोड़ देंगे। और जो जिनकी हाई सैलरी है, ठीक है, वो उनकी बहुत कम चांस है कि वो छोड़ें जॉब को। ठीक है, तो हाई सैलरी वाले बहुत कम छोड़ रहे हैं जॉब को। ठीक है, उसके बाद ना कि सैलरी का जो फैक्टर है ना वो काफी ज्यादा मेरे को नजर में आ रहा है कि ये सैलरी ही मेन मोटिव है कि इसकी वजह से ही एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यदि आप कभी नौकरी की है या करते हो तो आपने कभी ये अपने वहाँ एक्सपीरियंस किया है कि एम्प्लॉय किस वजह से अपना क्या कहते हैं नौकरी छोड़ते हैं? अगर आपने किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी तो हमने ये देखा कि सैलरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, प्लॉटली एक्सप्रेस का यूज करता हूँ और एक स्कैटर प्लॉट प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना डेटा दे दिया है, डेटा मेरा डीएफ है। और इसके अलावा मैं एक्स दे देता हूँ कि एक्स जो है हमारा, एक्स एक्सिस में मेरे को मिल जाए सेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, एक्स में मेरे को मिल जाए सेटिस्फैक्शन लेवल, और मेरे को वाई एक्सिस में मिल जाए अपना कि कितना टाइम हो गया कंपनी में। यार ये भी तो पता करना है ना यार, कितना टाइम स्पेंड कर दिया कंपनी में। टाइम स्पेंड कंपनी, ठीक है। और इसके अलावा मैं कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने जो मेन जो हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है, हमारे को देखना है ट्वीट किया नहीं किया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। हम्म, तो देखिएगा, जिसका ना जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल आ रहा है ना, जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल आ रहा है, तो उसके ना उतने कम चांस हो रहे हैं क्विट करने के। ठीक है, पर जिसका जितना कम सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है, तो उसकी ना क्विट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और टाइम स्पेंड इन द कंपनी देखे, इसका कुछ क्या कहते हैं, अगर हम वाई एक्सिस की तरफ देखें तो जिसने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया कंपनी में ना, वो क्विट नहीं कर रहे। लेकिन जिसने कम टाइम स्पेंड कर रखा है वो क्विट करने के चांसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो यदि ये जो लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ठीक है, कि इन्होंने टाइम भी स्पेंड कम कर रखा है और इनकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक और हम बना देते हैं। एक इस बार ना मैं बॉक्स प्लॉट यूज करता हूँ।
तो मैं px डॉट बॉक्स यूज करता हूँ और बॉक्स के अंदर अपना पूरा डेटा फ्रेम दे रहा हूँ। मैं इस बार चाह रहा हूँ कि यार मैंने सारी चीजें देख ली और पर मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं की। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट है और उसको उसमें कितने कितने प्रोजेक्ट मिल रहे हैं लोगों को। तो मैं एक्स में डिपार्टमेंट डाल देता हूँ अपना, और वाई एक्सिस में डाल देता हूँ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, नंबर प्रोजेक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डाल दिया। नहीं, गलत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये सब सारे डिपार्टमेंट्स का आ गया। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज देखिए सेल्स में क्या आ रहा है, 4 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं इनको। अकाउंटिंग में भी 4 मिल रहे हैं। ठीक है, एचआर में थोड़ा सा दिक्कत है, एचआर में मीडियन आ रहा है 4 का। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज ना 4 4 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं सारे डिपार्टमेंट में। इतना मैंने देखा कि सारे डिपार्टमेंट में 4 4 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। लेकिन एचआर के ना देखिए, एचआर में आउटलायर आ रहे हैं। एचआर में ना कुछ कुछ लोगों को ना 6 प्रोजेक्ट मिल जा रहे हैं, कभी 7 प्रोजेक्ट मिल जा रहे हैं। उसी तरह से मार्केटिंग में भी 7 प्रोजेक्ट, 6 प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ना ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पे यार आपके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ये आउटलायर जो है ये ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो अभी देखिएगा हमने क्या कर दिया, हमने यूनिवेरिएंट एनालिसिस कर लिया कि हमने एक सिंगल एंटिटी के साथ एनालिसिस किया अपना। और उसके बाद क्या किया, हमने बाइवेरिएंट एनालिसिस की, 2 एंटिटीज को एक साथ रख के हमने एनालिसिस किया और हमने देखा कि किस हिसाब से चीजें चल रही हैं। अब हमारा जो मेन उद्देश्य था कि हमें डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट को अप्लाई करना है, तो अब वहां से हम शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अपना ट्रेनिंग और यहाँ पे ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रेन और टेस्ट यहाँ पे बनाना शुरू कर रहे हैं ना, तो अभी जैसे हमारे पास अगर मैं df डॉट कॉलम्स आपको दिखाऊं, तो ये सारे हमारे पास कॉलम है। हमें केवल इससे मतलब है। ठीक है, हमारा ये जो है वाई है, हमें यही तो पता करना है कि एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वाई तो ये हो गया, और इसके अलावा जो भी होगा वो एक्स होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ जो एक्स होता है हमारा, जो इंडिपेंडेंट फीचर्स है हमारे, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं डेटा फ्रेम लूंगा, डेटा फ्रेम में मैं ड्रॉप फंक्शनलिटी यूज करूंगा। ठीक है, डेटा फ्रेम में डॉट फंक्शनलिटी यूज की मैंने, और इसमें लिख दिया क्विट। मैं कह रहा हूं कि इस डेटा फ्रेम से आप क्विट वाले को हटा दो। ठीक है, अब क्विट वाले को कहाँ से हटाना है, एक्सिस बतानी पड़ेगी। एक्सिस इक्वल टू 1, तो कॉलम के लिए आता है एक्सिस इक्वल टू 1। और अगर मैं अब एक्स कैपिटल एक्स डॉट कॉलम्स दिखाऊंगा, तो इसमें क्विट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एक्स। अब इसी तरह से मेरे को वाई भी चाहिए। तो वाई क्या हो सकता है, ठीक है, वाई में हमने जो क्विट वाला डाला था सिर्फ वही वाला डाल देते हैं। तो इससे हटा दिया क्विट, तो इससे इसमें हमने डाल दिया, तो वाई हो गया हमारा ये। फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, एसके लर्न के मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल के अंदर जाना है और यहाँ से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या कराना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। देख लेता हूँ इंपोर्ट हो गया प्रॉपरली। एसके लर्न डॉट मॉडल SELECTI इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्या एरर दे रहा है ये, इसी लाइन में दे रहा है, डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। अरे यार, फॉर लिख दिया। फ्रॉम होता है, फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल और सिलेक्शन ये होता है। ठीक है, कई बार यार क्या थोड़ा सा खज्जल हो जाता है दिमाग। ट्रेन, ठीक है, अब मैं एक्स ट्रेन बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं अपना एक्स टेस्ट बना देता हूँ। उसके बाद वाई ट्रेन बना देता हूँ, और उसके बाद वाई टेस्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 4 अपने वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब ये वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से आएंगी, तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो क्या करेगा ना, ये अपने डेटा को अपने आप बांट देगा। तो पहले मैं एक्स दे देता हूँ, दूसरे में मैं वाई दे देता हूँ, ये अपने आप रेंडमली अपना डेटा बांटेगा। अब मैं लिख देता हूँ रैंडम अंडरस्कोर स्टेट 0 दे देता हूँ, कॉमा। अब देखिएगा मैं टेक्स्ट साइज कुछ देना चाह रहा हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर साइज। तो टेस्ट साइज में मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं अपना 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, और अपना बाकी बचा हुआ 20% डेटा मैं यूज करने वाला हूँ अपना
टेस्टिंग पर्पस के लिए स्ट्रेटिफाई कर देता हूँ मैं वाई को। अब मैं रन करता हूँ इसे। अब हमें ना थोड़ी सी ना डेटा की प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने आपको डेटा दिखाया था df डॉट इन्फो, इनका इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, बाकी तो ठीक है, सब न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, फ्लोट और इंटीजर में है, पर ये जो दोनों है ना, सैलरी और डिपार्टमेंट, कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं। अब हमें यार कैटेगोरिकल वेरियल वेरिएबल तो हमें हमारे नहीं चल पाएंगे ना, क्योंकि देखिए हम साइकिट लाइन लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं और ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जब भी हम यूज करते हैं तो हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल को न्यूमेरिकल में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कैट वेर नाम से। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ डिपार्टमेंट और सैलरी को। ठीक है, एक लिस्ट बना दी मैंने, इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने क्यों डाली है लिस्ट, क्योंकि मैं अब कैट डॉट वेर्स कर देता हूँ, क्योंकि मैं वेर यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक मिनट आपको इसको समझाता हूँ। तो मैंने एक फॉर लूप चलाया कि कैटेगोरिकल वेरिएबल में जो भी वेरिएबल्स है, यानी कि पहले ये उठेगा फिर ये उठेगा। ठीक है, ये मेरा एक बार उठ जाए, अब मैं इसके बाद एक कैटेगोरिकल लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, और pd डॉट गेट डमीज, हाँ गेट डमीज। ठीक है, अब मैं इनको ना डमी वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ, डमी वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं एक्स ट्रेन वेर्स, ठीक है, एक्स ट्रेन के अंदर जहाँ पे भी मेरे को ना, पहले बार क्या होगा, एक्स ट्रेन के अंदर वेर्स मतलब पहले एक्स ट्रेन के अंदर जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है, उसके जो भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है उनकी डमीज क्रिएट हो जाएंगी, और मैं उसमें प्रीफिक्स डाल दूंगा, प्रीफिक्स इक्वल्स टू वेर्स। ठीक है, अब मैं करता हूँ एक्स ट्रेन इक्वल्स टू एक्स ट्रेन डॉट जॉइन कैट लिस्ट, कैटेगरी की लिस्ट को ज्वाइन कर देता हूँ। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक्चुअल में किया क्या इसमें हो। हाँ देखिए ये हो गया ना। अब मैं अगर आपको एक्सट्रेन दिखाऊं तो क्या होगा, देखिए हमारे जो डिपार्टमेंट थे ना, अब सारे अलग हो गए। पहले डिपार्टमेंट लिखा आ गया, ये वैर मतलब वैर उठा, डिपार्टमेंट आया तो वैर यहाँ पे आ गया प्रीफिक्स में, वैर डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट ये। तो जहाँ पे भी एचआर का डिपार्टमेंट होगा ना, वहाँ वन आ जाएगा, जब मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वहाँ वन आ जाएगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट इनके अलग अलग कॉलम बना दिए। ठीक है, उसके बाद सैलरी का, जिसकी हाई सैलरी होगी वहाँ वन आ जाएगा, लो जिसकी लो होगी उसके उस कॉलम में वन आ जाएगा, जिसकी मीडियम होगी वहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है काम हमारा कैट डमीज का। अभी देखिए हमने कैटेगोरिकल वेरियल ये तो हमने ट्रेनिंग के लिए बना दिया ना, ट्रेनिंग के लिए। अब हमें सेम चीज ना टेस्ट के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेन की जगह टेस्ट लिखना पड़ेगा। एक्स टेस्ट डाल देते हैं, कॉपी एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने हर जगह रिप्लेस कर दिया एक्स टेस्ट को। ठीक है, एक्स टेस्ट भी बन गया हमारा। अब देखिएगा कि ये तो हमारा, ये हमारी सारी चीजें बन गई हैं। ठीक है, पर हमने क्या किया, क्या हमने तो सारी ये चीजें बनाई दी हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी सैलरी हाई वगैरह ये सब चीजें हैं, और जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है वो तो जैसे का तैसा ही है, ये तो हमने हटा ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इन जो एक्स्ट्रा कॉलम थी ना, जो जिसमें पहले डिपार्टमेंट वगैरह नेम आ रहा था या फिर सैलरी, डिपार्टमेंट ये आ रहा था, सैलरी ये आ रही थी, अब हम इन दोनों कॉलम को ना ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये बड़ा आसान है। तो मैंने एक्स ट्रेन लिखा, पहले एक्स ट्रेन से ड्रॉप कर लेते हैं, डॉट ड्रॉप कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स कौन कौन से कॉलम ड्रॉप करने हैं, मेरे को ये दोनों कॉलम ड्रॉप करने हैं। ठीक है, कॉलम मैंने ये दोनों कॉलम ड्रॉप करने हैं। कौन सी एक्सिस से ड्रॉप करना है मेरे को, एक्सिस इक्वल्स टू वन। ठीक है, और कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इन प्लेस हमारा ट्रू हो जाए, यानी कि अपनी जगह पे ये ड्रॉप कर दे। अब एक बार इसको रन कर लेता हूँ, बिल्कुल रन हो गया। अब मैं जब दोबारा रन करूंगा ना, 22 कॉलम, 22 की जगह 20 रह जाएंगे, ये दोनों कॉलम हट जाएंगे। अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ, 20 हो गया, दोनों कॉलम ड्रॉप हो गए।
मैंने एक्स ट्रेन के लिए कर दिया, तो भाई एक्स टेस्ट के लिए भी करना ज़रूरी होगा ये। कर देते हैं एक्स टेस्ट के लिए भी। एक्स टेस्ट के लिए भी हमने ड्रॉप कर दिया है। अब इसके बाद हम बनाते हैं अपने डिसीजन ट्री का मॉडल। अब ये मॉडल बनाने से पहले मैं आपको ये चाहूंगा कि यार आप आईपी विजट्स करके एक लाइब्रेरी है उसके बारे में पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से आप इंटरेक्टिव चीज़ें बना सकते हैं। मैं इंटरेक्टिव इस वजह से रख रहा हूँ ताकि मैं आपको रियल टाइम में दिखा पाऊँ कि यार डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट किस हिसाब से काम करते हैं। तो अब मैं जब मैं क्या कहते हैं मॉडल बिल्डिंग अपनी शुरू कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ, मॉडल बिल्डिंग। अब मैं इन सारी जो लाइब्रेरी जो भी नेसेसरी हैं ये सारी मैं अपने इंपोर्ट करा देता हूँ। तो फ्रॉम एस के लर्न के अंदर हमारे पास ट्री होता है, और ट्री के अंदर क्योंकि हमारा ये क्या कहते हैं एक डिसीजन ट्री हमें यूज करना है, लेकिन डिसीजन ट्री का क्लासीफायर यूज करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमारी चल रही है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। ठीक है, डिसीजन ट्री ना रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज हो रहा है, तो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें तो क्लासीफायर करना है यूज। ठीक है, तो डिसीजन ट्री तो आ गया हमारा एसक्यूएल के ट्री के अंदर, लेकिन जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट होता है, ठीक है, वो ट्री के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो एनसेम्बल लर्निंग टेक्निक है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एनसेम्बल लर्निंग टेक्निक है, तो ये एनसेम्बल के अंदर आता है। इसके अंदर से हम इंपोर्ट कर देते हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। ठीक है, अब हमें यार अपना मॉडल चेक करने के लिए हम कुछ मैट्रिक्स भी तो यूज करेंगे। फ्रॉम एसके लर्न, एसके लर्न के मैट्रिक्स से इंपोर्ट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं एक्यूरेसी स्कोर को ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, हालांकि हमारे पास प्रिसीजन होता है, रिकॉल होता है, F1 स्कोर होता है, एओसी आरओसी कव होता है, ये सारी मैट्रिक्स हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है। लेकिन क्योंकि अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, और इस टॉपिक के बाद यही टॉपिक आने वाला है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मैट्रिसेस हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन टाइप के डेटा के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारा एक्यूरेसी स्कोर से काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम एसके लर्न इंपोर्ट ट्री, ट्री को भी अलग से इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं जैसे मैंने आपको पिछले अपने जो थियोरेटिकल लेक्चर था उसमें दिखाया था कि फ्लो डायग्राम ऐसे करके बनता है, तो मैं एक्चुअली में इस बार आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से वो फ्लो डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, उसको दिखाने के लिए मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंडर स्कोर ग्राफिक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी जो ट्री टाइप का स्ट्रक्चर जो जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आईपी विजेट यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो आईपी विजेट यूज़ करने के लिए जो सारी लाइब्रेरी हमारी यूज़ होने वाली है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। तो ये लंबा कोड था, तो इसको वजह से मैंने वीडियो पॉज करके सारा कोड लिख दिया है। तो इसमें क्या करना, आपको @interact लगाना है। तो जैसे आप इंटरेक्ट लगाते हैं, तो ये सारी जो इंटरेक्टिव फंक्शनैलिटीज थी ना, ये सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। अब इसके बाद क्या किया मैंने डिफाइन किया एक प्लॉट ट्री नाम से, ठीक है, एक फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होंगे, क्राइटेरिया होगा कि हम कौन से क्राइटेरिया से यूज कर रहे हैं, स्प्लिट क्या होगा, बेस्ट होगा, रैंडम होगा, डेप्थ क्या होगा, डेप्थ कितने मतलब गहराई तक हमारा ट्री जाने वाला है, तो ये सारी चीजें होंगी। मिनिमम स्प्लिट क्या होगा, ठीक है, मिनिमम कितने बार स्प्लिट होना चाहिए पेड़, हमारे जो नोड है, मिनिमम लीफ कितने होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने दे दी हैं। अब जैसे आपको पता ही होगा कि जो डिसीजन ट्री क्लासीफायर होता है ना, डिसीजन ट्री के अंदर ना हमें ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्प्लिट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ क्या होना चाहिए, मिनिमम सैंपल स्प्लिट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो मैंने ये यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर दी हैं। अब मैंने यहाँ पे ये इस वजह से डिफाइन किया है ताकि ना मैं एक बार तो जिनी के साथ कर लूँ, फिर एक बार एंट्रोपी के साथ कर लूँ, ताकि ना मेरे को अलग अलग तरीके के इसमें वेरिएबल मिल जाए। तो मेरे पास चॉइस होगी यहाँ पे कि मैं इसको जिनी को यूज करूँ या इंट्रॉपी को यूज करूँ, स्प्लिट में किस तरह का लूँ, मैं कितनी डेप्थ तक जाऊँ अपने ट्री के लिए, कौन सा स्प्लिट यूज करूँ, तो मेरे पास ये इंटरेक्टिव सेशन होगा। ठीक है, उसके बाद तो मैंने एक एनएस्टिमेटर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे, और उसके बाद अपना फिट कर दिया अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा।
ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा डाल दिया और उसके बाद प्रिंट कर देता हूँ एक्यूरेसी स्कोर। उसके बाद मैं लास्ट में कंडीशन लगा देता हूँ, अगर हमारा एक्यूरेसी स्कोर ज़्यादा आ जाए, 99% से ज़्यादा आ जाए, तो मेरे को तुम क्या कहते हैं उसका आप बता देना कि यार डिसीजन ट्री का ट्रेनिंग इतना स्कोर है और टेस्टिंग स्कोर इतना है, ये कंडीशन, तब मेरे को तुम ये चीज़ प्रिंट करके बताना कि उस कंडीशन में हमारी जो क्राइटेरिया क्या था, स्प्लिट क्या था, ये सारी चीज़ें क्या थी जब हमारा 99% से ज़्यादा एक्यूरेसी स्कोर आ गया। और उसके बाद मैंने जैसे ग्राफिक्स यूज कर रहा था, तो इसमें ये हमें ट्री, पूरा ट्री बना के दिखाएगा। जैसे इसने देखो पूरा ट्री बना के दिखा दिया, ठीक है, पूरा ट्री बना के दिखा दिया। जैसे मैंने आपको कल अपने सेशन में, पिछले अपने सेशन में बताया था कि ऐसे करके ट्री बनाता है और ट्री के हिसाब से ये क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन गेन के हिसाब से अपना डिसीजन लेता है। तो ये होगी आगे की जानकारी। अब देखिए जैसे हमारा ये था कि हमारे को डिसीजन ट्री क्लासीफायर में ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखिए मैं क्राइटेरिया ना एक बार, इस बार पहले जी नहीं दिया, मेरा एक्यूरेसी कितना आ रहा है 0.85, और क्या कहते हैं टेस्टिंग में मेरा 84% आ रहा है। अब मैं इसका क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ, एंट्रोपी कर देता हूँ। तो ये देखिए चेंज हो गया, अचानक से चेंज हो गया, देखो पूरा एंट्रोपी एंट्रोपी करके आ गया। और एक्यूरेसी 82%, एंट्रोपी में यार एक्यूरेसी कम आ रही है, एक पता लग गया। और स्प्लिट क्या था, मेरा बेस्ट था, मैं रैंडमली स्प्लिट कर देता हूँ। तो रैंडमली स्प्लिट में एक्यूरेसी मेरी और कम हो रही है, ठीक है, तो इसको मैं बेस्ट ही रख देता हूँ। देखिए ऐसा इंटरेक्टिव, इस वजह से मैं इंटरेक्टिव का यूज करता हूँ। और अब देखिए डेप्थ जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा ना, मेरी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो डेप्थ देखिए 97% एक्यूरेसी होगी, पर डेप्थ ये देखो हमारे ट्री का साइज कितना बढ़ गया। डेप्थ जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, मैंने 6 तक बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट तक बढ़ा दी डेप्थ। ठीक है, अब मिनिमम स्प्लिट मेरा 2 है, मैं 3 कर देता हूँ मिनिमम स्प्लिट। पहले में 2 ही थे, अब मैंने 3 कर दिए। ठीक है, अब मिनिमम स्प्लिट 3 कर दिए तो और बड़ा बन गया, देखिएगा। ठीक है, एक्यूरेसी पर कितनी आ रही है 97%। अब मिनिमम लीफ 1 था, मैं मिनिमम लीफ 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह से ना मैं डायरेक्टली यहीं से अपनी सारी चीजें करते 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 चीजें देख सकता हूँ। तो है ना काफी खास है कोड, तो कोड उतना खास नहीं था इसमें। आपको मेनली ये याद रखना है कि कौन कौन सी आपको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी है, बाकी सब सिंपल आपका इंग्लिश है। इंट स्लाइडर का मतलब आपके इंटीजर का स्लाइडर बना दो, ठीक है। जैसे डेप्थ था क्योंकि डेप्थ क्या इंटीजर में आ रहा है, तो इंटीजर का एक स्लाइडर बना दो जिसमें मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 25 होगी, डिफॉल्ट में ये 2 पे सेट होगा। वैसे ही मिनिमम नंबर में अब मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम 5 होगी, डिफॉल्ट में ये 2 पे सेट होगा। मिनिमम लीव, ये सारी चीजें हैं। क्राइटेरिया में आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, जीनी और एंट्रोपिक, स्पीड में बेस्ट और रैंडम। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके ये डिसीजन ट्री में डाल देगा और हमें ये प्रिंट करके दे देगा। जब भी मेरी एक्यूरेसी 99% आएगी तो मेरे को ये आंसर देगा। अभी तक तो देखिए एक्यूरेसी मेरी इतनी आई नहीं, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 98%। कि जब भी मेरी एक्यूरेसी 98% आए, तो ये जो सारे पैरामीटर है ना, तो सारे सेव कर ले, प्रिंट करवा दे कि कौन कौन से पैरामीटर है। तो इसमें नहीं आ रहे, अब मैं एक बार इसको बढ़ा देता हूँ। नहीं आया मिनिमम लीव, तो मिनिमम लीव से तो कुछ हो नहीं रहा। मिनिमम लीव मैं 1 ही रखता हूँ। डेप्थ में इंक्रीज कर देता हूँ एक बार। हाँ देखिए डेप्थ जैसे जैसे मैं डेप्थ इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है 98%। लेकिन लॉ देखिए कितना कॉम्प्लेक्स बन गया ना, इसके लिए ना कंप्यूटेशन पावर भी बहुत चाहिए हमारी मशीन को। ऐसा ही थोड़ी कि सिंपल आपने ये कर दिया, आपको कंप्यूटेशन पावर भी इतनी ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। तो ये है देखिए लाइव एग्जांपल आपके सामने, और कितना अच्छा मतलब डिस्प्ले हो रहा है। आपको अपने बॉस को दिखाएंगे तो कितना शानदार लगेगा, या फिर अपने इंटरव्यूअर को बताएंगे यार ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, तो कितना मतलब बड़ी बात हो जाती है। अब इसको यहाँ से आप पूरी तरह से आप पढ़ सकते हैं कि इसके बाद यही क्यों हुआ, यही क्यों हुआ, यही क्यों हुआ, यहाँ पे एंड क्यों हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसको बंद करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा डिसीजन ट्री का। अब देखिए रैंडम फॉरेस्ट के लिए भी मैंने सेम चीज कर रखी है। अब रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री में क्या अंतर होता है ना, रैंडम फॉरेस्ट एक तो अनसैम्पल लर्निंग टेक्निक है, तो इसमें बूट स्ट्रैप सैंपल लेते हैं। बूट स्ट्रैप सैंपल का जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया था, यानी कि हमारा जो सैंपल विथ रिप्लेसमेंट होता है कि बार बार उसी डेटा के पर्टिकुलर सैंपल, 5 6 सैंपल बना देता है वो। ठीक है, तो इसमें एक बार हम बूट स्ट्रैप 2 करेंगे, एक बार बूट स्ट्रैप 4 करेंगे, और बाकी जो चीजें हैं सेम रहेगी। एक नई चीज इसमें ऐड हो जाएगी, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी कि आपको कितने डिसीजन ट्री चाहिए, रैंडम फॉरेस्ट में फॉरेस्ट के अंदर कितने डिसीजन ट्री चाहिए, तो वो होता है फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस फॉरेस्ट को हम कहाँ पे सेव करते हैं, ये है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, रैंडम स्टेट 1। इसको आप कुछ भी दे सकते हैं। क्राइटेरिया क्या होगा, जिनी एंट्रोपी सेम रहेगा। बूट स्ट्रैप में आप ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको। एन एस्टिमेटर का मतलब कि कितने आपको ट्री चाहिए फॉरेस्ट में, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, बाकी ये सारी चीजें सेम रहेंगी। नंबर ऑफ
एन जॉब्स इक्वल टू -1, कि जब आपका ना बहुत ही बड़ा जैसे ये ज़्यादा बड़ा डेटा है नहीं, जब आपके मिलियन ऑफ मिलियन रोज का डेटा होता है ना, तब क्या होता है, हमें पैरेलली रन करने होते हैं सारे जॉब्स। तो वो चीज़ें होती हैं। अब वर्बोज इक्वल टू फॉल्स क्या, कि जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये अपना बताता रहेगा कि यार भैया मैं यहाँ तक पहुंचा, अभी मैंने ये कर दिया, अभी ये कर दिया। तो आता नहीं रहता जब आप कुछ इंस्टॉल करते हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, उसके बाद तो दिखाता रहता है, प्रिंट कराता रहता है। तो वो नहीं चाहता मैं, तो उसके लिए वर्बोज इक्वल टू फॉल्स किया। बाकी फिर सेम चीज, जैसे जब हमने एक ऑब्जेक्ट फंक्शन बना दिया रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का, उसको फिट कर देंगे अपने ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में, और उसके बाद एक्यूरेसी यहाँ से निकाल देंगे। अब हम देखते हैं कि जो डिफॉल्ट में हमने सेट किया है उसके हिसाब से हमारा इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इन दोनों में से किसकी ज़्यादा एक्यूरेसी है, कंपेयर करते हैं। देखिए डिफॉल्ट में भी इसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, 91%, जबकि इसके डिफॉल्ट में इसकी एक्यूरेसी आ रही थी 85%। तो देखिए आप रैंडम फॉरेस्ट कितना और ज़्यादा बढ़िया है इससे। अब जैसे जैसे मैं फॉरेस्ट का साइज, मतलब कि नंबर ऑफ डिसीजन ट्री का साइज अब मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, डेप्थ जैसे बढ़ाऊंगा लेकिन पर फर्क पड़ने लग जाएगा। ठीक है, 93 एक्यूरेसी होगी। मिनिमम स्प्लिट, मिनिमम लीफ, इनको चेंज करता हूँ, देखिएगा 92। अब हम बूट स्ट्रैप को यहाँ फॉल्स भी रख सकते हैं, ट्रू भी रख सकते हैं। हालांकि जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि वो बूट स्ट्रैप सैंपल का यूज करता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप डिसीजन ट्री क्लासीफायर से यूज करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि और जब मैंने एक बार आपको पिछला एक सेशन कराया था जहाँ पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कर रहे थे, हमारे पास सेम डेटा था, डेटा लगभग सेम था, लेकिन वहाँ एक्यूरेसी क्या आ रही थी, 70% के आसपास आ रही थी। यहाँ तो डिसीजन ट्री ही हमारा डिसीजन ट्री 80% से ऊपर की एक्यूरेसी दे रहा है। और अब जब रैंडम फॉरेस्ट हमने यूज कर दिया तो 93% तक एक्यूरेसी चली जा रही है। और जबकि अभी तक हमने ग्रिड सर्च, सीवी और ये सारी चीजें क्रॉस वैलिडेशन का यूज ही नहीं किया है। तो ये पावर होती है डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट की। दोस्तों अगला लेक्चर आपका होने वाला है एवोल्यूशन मैट्रिक्स पर। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अगली वीडियो का भी इंतजार कीजिए। और यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके कमेंट का आंसर देने का और उसको वीडियो को बनाने का। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। डेटा साइंस वालों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।